हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जी आज ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट अनीक नाजी साहब ने। आप सब सर को जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल को भी देखते रहते हैं, उनकी ट्वीट्स वगैरह भी हम सुनते रहते हैं। तो अब मुझे आप सबसे पहले तो ये कि सर बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, और बड़े लंबे टाइम के बाद ज्वाइन किया इनफैक्ट। आपका बहुत शुक्रिया और आपकी बहुत इनायत कि आपने इस काबिल समझा। आप याद करती रहती हैं और इसी बहाने आपके व्यूअर्स से मेरी मुलाकात हो जाती है। आपको बहुत शुक्रिया। और सर सबसे पहले हम आपसे वही बात करना चाहेंगे, एक आपकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसने आपने बात की है फ्लड विक्टिम्स की, और किस तरह से उनको आटा पहुंचाया जा रहा है या सामान उन तक जा रहा है। ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत हॉरिबल जी, बहुत हॉरिबल। और इससे ये पता चलता है कि वो तमाम कौमें जो मज़हब का शोर मचाती हैं और सुबह-शाम वो नमाज़ों का शोर और फिर उसके बाद दीन फ़रोश और मज़हब फ़रोश तबका जहाँ पे मकबूल होता है जिस मुआशरे में, उस मुआशरे की अखलाक असल में कितनी खोखली होती है और दीन फ़रोश और मज़हब फ़रोश लोग जो हैं ये खुद कितने भयानक किरदार के लोग होते हैं और उसी तरह इनके मानने वाले भी होते हैं। यानी ये जो सैलाब के ज़दगान के मुसीबत ज़दा लोग, जिनका राशन चला गया, जिनके घर-बार चला गया, वो हम्म। पनाह लेने के लिए जिन इलाकों में जाके अब आर्ज़ी तौर पर उनका क़याम है, हुकूमत तो ज़ाहिर है उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो देखने को भी तैयार नहीं है। तो वो जो मुकामी लोग हैं जिनका काम था कि वो अपने भाइयों की मदद करते या उनको कोई सहारा देते, वहाँ पे एक एक्सप्लॉयटेशन की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। वहाँ गुर्दा फ़रोशी का काम इस वक़्त हो रहा है। जिसने गुर्दा बेचना है वो यानी इस तरह के काम हो रहा है। अच्छा, वहाँ बच्चों को अगवा करके उनके अज़ा बेचे जा रहे हैं। वहाँ ये आप सिंध की बात कर रहे हैं या बलूचिस्तान की? जी नहीं, ये सैलाब ज़दगान सिंध में और पंजाब में। सिंध में? अच्छा, ठीक। सिंध और पंजाब में ये जो हाँ। निकले हैं और जिन इलाकों में जाके पनाह ली है, वहाँ पे हम्म। उनसे यानी उनको आटा देने के एवज़ या उनको कपड़े देने के एवज़ उनसे ब्लैकमेलिंग की जा रही है, मतलब है रेप किए जा रहे हैं शादी के नाम पर, हम्म। निकाह के नाम पर, मुता के नाम पर। तो ये बेसिकली बहुत अफ़सोसनाक है, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है हमारी, ना ही हमारे मीडिया में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि वहाँ भी चस्का प्रोग्राम है, हुकूमत किसकी आ हम्म। रही है, किसकी जा रही है, टेप्स कौन-सी आ रही हैं वगैरह। हम्म। तो आरज़ू इसमें ये देखिएगा कि मैं आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जिन मुल्कों में आइन की हुक्मरानी नहीं होती और पावर यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर का कोई पीसफुल फ़ॉर्मूला सेट हम्म। नहीं होता, बल्कि शैडोज़ हैं, जो साज़िशों से, कंस्पिरेसीज़ से ये सब काम करते हैं। वहाँ पे फिर इंसानी अलमिए जन्म लेते हैं। यानी अगर ये हमारे रूल्स ऑफ अगर वो गेम सेट होते, आइन की हुक्मरानी होती, तो नवंबर में किसने आना है, किसने रिटायर होना, ये मौजूए बहस ना होता। हम्म। अगले इलेक्शंस की कोई धांधली या कोई ये साजिश, ये शोर ना मचा होता और हुकूमत, अपोजिशन और रियासती मशीनरी, सरकारी मशीनरी मिलकर अपने जो सलाह ज़दगान है, उनकी मदद करती। लेकिन चूंकि वो अपने लट्टू घुमाने में लगे हुए हैं, हर किसी को अपनी कुर्सी की फिक्र है, पैसे की हम्म। फिक्र है, इक़्तिदार की फिक्र है, तो सबसे बड़ी कैजुअल्टी कौम बनती है, लोग बनते हैं। तो ये विक्टिम बने हुए हैं इस वक़्त। और आप देख लीजिए कि यानी आम तौर पे ये वो कौम है जो फ्रांस में कोई अखबार में किसी ने कोई गुस्ताखाना हरकत कर दी है तो पूरा मुल्क हम्म। जैम कर देते हैं। और इस वक्त शर्म नहीं आ रही इन लोगों को ये सब कुछ किसी को करते हुए? शर्म नहीं आ रही, ये मैं वो तो लोग हैरान हैं। हो गई थी आपकी क्लिप जब सामने आई है, तो बहुत हैरत हुई मुझे। अफसोस तो हुआ ही, लेकिन तो हैरान रही कि इस लेवल तक हम गिर सकते हैं। आप देखिए ना कि अब ये एक सवाल तो उनसे, ये जो फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों पर पूरा मुल्क जैम करते हैं, कहाँ है इस वक्त? अब निकले ना, अब इनका इस्लाम कहाँ है? अब लब्बैक कहाँ गई? अब नहीं लब्बैक, कहें ना लोगों की तरफ जाएं ना, करें मदद। अब वो जो तबलीगी रायवंड में इज्तिमा होते हैं, 2 लाख बंदा जमा हो गया, 1.5 लाख बंदा जमा हो गया, मस्जिदें भरी हुई हैं, हज़ारों कतार रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, मुनाफ़िक़त हुई चली जा रही है। अब वो जो सलात में है, अब जाओ उनकी मदद करो ना, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, जाओ मदद करो। कोई नज़र नहीं आएगा वहाँ, वहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये होते हैं खाली मुआशरे, मज़हब फ़रोश, दीन फ़रोश मुआशरे, और जो अंदर से उतने खाली होते हैं, बिल्कुल खाली। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का दावा है कि जी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हम उनको फंड्स भी मांगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया से, जो कि एक हमें आदत सी पड़ गई है, हमें कोई ना कोई वजह मिल जाती है मांगने के लिए।
कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है। हम हर वक्त मांगते रहते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन में जाए, चाहे जहां मर्जी जाए। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि हम मांग रहे हैं और हम दे रहे हैं। दुनिया कुछ नहीं दे रही जी। एक तो इतबार कुछ नहीं, झूठ बहुत बोलते हैं, और जो थोड़ा बहुत है ये पीनट्स है। मतलब इंग्लैंड ने 15 मिलियन पाउंड दिया है। अब 15 मिलियन पाउंड जो है, ये आप यकीन कीजिए कि ये इतनी मामूली रकम है इनके लिए कि ये लोकल काउंसिल के अगर कोई पार्किंग का कोई प्लाजा अपग्रेड करना हो, बनाना नहीं अपग्रेड करना हो, उस वक्त 15 मिलियन पाउंड की ग्रांट आ जाती है। आप प्राइमरी स्कूल का अगर ग्राउंड बनाना हो, फुटबॉल का थोड़ा बड़ा करना हो, तो 15 मिलियन पाउंड, मतलब है पीनट्स। तो 15 मिलियन पाउंड दिए उन्होंने। उसकी वजह है कि इस इंग्लैंड बर्तानिया ने जब 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया, काला पैसा लूटा हुआ, तो इनकी हाई कमीशन इस्लामाबाद में मौजूद है, जानते हैं ये कि 190 मिलियन पाउंड जो है दोबारा किस तरह से वापस पहुंचा मलक रियाज की जेब में। तो अब ये पागल है कि ये पैसा मतलब दें इसलिए कि वहां पे लोग खा जाएं। अच्छा, क्राइसिस तो यहां भी है। या तो ये है ना कि यहाँ पे मतलब है कि यहाँ खुद जो बिजली और गैस के बिल हैं उन्होंने तबाही मचा दी हुई है, और मतलब इंग्लैंड जैसे अमीर मुल्क में ये गुफ्तगू जारी है कि इस विंटर में कितने लोग होंगे जिनके घरों में हीटर हैं लेकिन वो बिल की वजह से नहीं चला पाएंगे और मर जाएंगे। तो विंटर की वजह से कितने लोग मरेंगे, ये कैलकुलेशन हो रही है, और उसके लिए तैयारी जारी है कि अगर किसी के साथ ये मतलब है हो जाए कि वो मतलब है ना चला पाए और उसकी मौत मतलब है डिसेबल है, बीमार है, तो काउंसिल किस तरह से फिर कोई कम्युनिटी हॉल्स में, यानी चर्च हो, स्कूल हो, जहां पे कलेक्टिवली लोगों को रख के गर्म रखा जा सके। तो इनकी अपनी परेशानी चल रही है। अब ये अपनी परेशानी से पैसा निकाल के दे सलाब जुदगान के लिए, वहां पे पता है सबने खाना है, खाना ही खाना है, तो क्यों दे? अच्छा, वैसे किसी की भी गवर्नमेंट होती तो खाती, आपके ख्याल से? या अभी पीएमएलएन की गवर्नमेंट है इस वजह से ये बात है, या पीटीआई होती तो तब भी यही होता? एनडीएमए कौन चलाता है? असल बात तो ये है। सही, बिल्कुल। लेकिन अगर हम साथ साथ बात करें, जैसे गवर्नमेंट की ही बात चल रही है, तो एक आपने देखा होगा कि एक लीक आ रही है, कभी दूसरी ऑडियो आ रही है, कभी तीसरी ऑडियो आ रही है, कभी इमरान खान की ऑडियो आ रही है और कभी नून लीग की ऑडियो आ रही है। ये सब कुछ क्या है और इसके पीछे कौन हो सकता है? वही मामला जी, मैं गुजारिश आपसे, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर, चूंकि रूल सेट नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो फिर वहां कंस्पिरेसीज होंगी, साजिशें होंगी, शैडोज में लॉबीज बनेंगी, जत्थे बनेंगे ताकतवरों के, वो compete करेंगे एक दूसरे के साथ, और उसमें हर गलाजत, हर झूठ मकारी वो सामने आ जाएगी। अब ये भी वही हो रहा है। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इससे आरजू हमें ये मालूम हो रहा है कि एक तो इमरान खान यानी किस कदर बड़ा खाइन, झूठा, मक्कार आदमी, यानी आपने देखा दीन फरोश, ये जो मजहब बेचते हैं ना, तस्बीह पढ़ता है, हर वक्त तस्बीह, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वीडियो जारी हो रही है, मदीना जा रहे हैं तो जूते उतार के रंगबाजियां कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। वो साथ जो उनकी हिजाब, एक हिजाब वाला वो फिरता है, वो भी दीन फरोश, मजहब फरोश। और उनके साथ इनका इनका साथ देने वाले मकार, वो हारून रशीद, वो अबू जहल की मानंद जिसने दाढ़ी रखी हुई है, मुल्ला वो जो है दूसरा, और या कजाब, कजाब वो जिसने अबू जहल है आज के दौर का। तो इस तरह के मजहब फरोश लोग, ये दीन फरोश लोग, जिन्हें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बदतरीन मखलूक इनको कहा है कि ये बदतरीन मखलूक है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बिल्कुल सही खालिक कायनात ने बताया कि मजहब फरोश आदमी जो होता है, ये लोग जो टोला है, बदतरीन टोला, ये अबू जहल से ज्यादा घटिया और घिनौना है, क्योंकि अबू जहल जो भी था मुनाफिक नहीं था, वो सामने खड़ा होकर मुखालफत करता था। वो जहन्नम में चला गया अपने तकब्बुर की वजह से, लेकिन मुनाफिकत उसने नहीं की। ये वो मुनाफिक हैं, ये हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं, ये अबू जहल, इनके सामने चुल्लू पर पानी में डूब मरे, ये इतने घटिया लोग। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाएं कि वो आदमी जिसका काम वजीर आजम था पाकिस्तान का, वो जानता था कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भयानक हुई पड़ी है। दूसरा वजीर खारजा था, वो जानता था कि पाकिस्तान दुनिया भर में झूठा मशहूर हो चुका है, इस पर एतबार कोई नहीं करता, हमारी बात को वेस्टर्न कैपिटल में सुनने को तैयार नहीं है, वो सब ये कहते हैं कि ये डबल गेम करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये वजीर खारजा जिसका काम था कि वो अपनी रियासत के मफादात को सामने रखता, उसको मालूम था कि आइसोलेशन में है। और तीसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सरकारी अफसर, जिसने हल्फ उठाया था रियासत पाकिस्तान से वफादारी का, वो तरीके पाकिस्तान का, यानी वो इंसाफ का, वो यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर नहीं था। उसने कसम उठाई थी कि मैं किसी सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, उसने कसम उठाई थी कि मैं रियासत का वफादार रहूंगा,
उसके सामने उसी रियासत को डुबोने के लिए, बर्बाद करने के लिए, एक गरीब कौम उसको सुपर पावर के सामने खड़ा करना, और उस सुपर पावर की जो फिर लगाई हुई पाबंदियां और सजा है जो पूरी कौम ने भुगतनी है, मुल्क ने भुगतनी है। यानी ये तीनों कोई आम लोग नहीं थे। आरजू, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरी और आपकी तरह कमेंटेटर बैठ गए और बातें कर ली। इन लोगों के पास जिम्मेदार पोस्ट थी, इनके पास अखबारों की खबरें नहीं थी, इनके पास एक्चुअल हालात थे, ऑफिशियल रिपोर्ट्स कि हमारी आइसोलेशन बड़ी गंभीर है। अच्छा, इन तीनों ने ये जानते हुए एक झूठ बोला, सुपर पावर के खिलाफ बोला, एक कमजोर मुल्क को उसके सामने खड़ा करने की कोशिश की, एक कमजोर बर्बाद होती हुई इकोनॉमी को खड़ा करने की कोशिश की, और वो अमेरिका जो पहले ही मुखालिफ है उसको मजीद पाकिस्तान में मौजूद यानी अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज हैं उनको इन तीनों ने मजबूत किया। एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने वालों को इन्होंने मजबूत किया। और इन लीक्स के बाद अमेरिका में, बर्तानिया में, यूरोप में, इन लीक्स के बाद जो डिबेट होगी वो ये होगी कि ये इस हद तक झूठे लोग हैं कि जो एक साबिक वजीर आजम है वो वजीर खारजा के साथ मिलकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सतह के लोग, इन लोगों ने झूठ बोला अमेरिका की साजिश का, और कौम ने माना, इनके जो फॉलोअर हैं उन्होंने माना। ये इतनी, यानी आप कहें कि एक इतने ये झूठे लोग, तो ये एंटी पाकिस्तान एजेंडा जिन लोगों का भी है उनके हाथ मजबूत किए गए हैं। ये संगीन गद्दारी है। इन लोगों को, आजम खान जैसे लोगों को, अब आप देखें जेल कौन जाता है? फवाद हसन फवाद। अच्छा, आजम खान भागा हुआ पाकिस्तान से, ये इसका कोई आगे, लेकिन आप मतलब है बदनसीबी देखिए, तो कोई किसी के खिलाफ कोई अज़खुद नोटिस अभी तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा, अज़खुद नोटिस किसने लिया हो, किसी आली मर्तबत की किसी शराय दस्तूर पे किसी की गैरत जागी हो। अब पाकिस्तान के साथ ये पूरी कौम को जलील किया गया। आरजू, मजे की बात बताऊं कि ये इस आदमी ने और इन लोगों ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है वो अपने ही मानने वालों के साथ किया। इनके वो लोग इमरान खान को, यानी वो सादा शऊर के लोग, वो ज्यादा औरतें हैं, बच्चे हैं, सादा शऊर के मासूम लोग, उन मासूम लोगों को प्रोपेगेंडे के जरिए झूठ बोलकर इन लोगों ने जादुई कहानियां सुनाकर ज़ॉम्बी बनाया, पागल बना दिया। और इसके चाहने वालों ने इसकी वजह से अपनी दोस्तियां खत्म की, अपनी रिश्तेदारियां बिगाड़ ली, तलखियां पैदा कर ली, घर घर में फसाद पड़ गया। इसकी वजह से उन्होंने अपने रिश्ते बिगाड़ लिए, क्योंकि वो इस पर एतबार कर बैठे थे, वो इसको सच्चा मानते थे, इसकी बातों को सच्चा मानते थे। इसने उन्हीं को बकरा बनाया। लेकिन सर, आप जैसे यूके में है सर, जैसे आप यूके में है, वहां पे भी अभी रिसेंटली देखा गया कि मरियम औरंगजेब गई थी और अजीब किस्म के ये पीटीआई के सपोर्टर्स थे जिन्होंने उनको इतना हैरेस किया, इतनी बदतमीजियां की उनके साथ, कि ये किस तरह के लोग हैं कि यूरोप में रहकर भी इनको तमीज नहीं आई। देखिए, हमारे जो लोग, फॉर्चुनेटली बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे है, ये बहुत ही मतलब है कि आप कहिए कि पाकिस्तानी मुआशरे का जो ट्रैश है, ये यहाँ पे भी आके ट्रैश ही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुकूमत से ज़कात लेनी होती है, वो जो बेनिफिट के पैसे होते हैं उन्हीं के ये घरों में रहते हैं, उन्हीं को ये गालियां निकालते हैं दिन रात। बैरून मुल्क यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों की हालत ये है कि ये चोरी काम करते हैं, मतलब है ये सिर्फ यहाँ की नेशनलिटी हासिल करने के लिए कादियानी बनने को भी तैयार हैं, अपने बहनों से, कजनों से झूठी शादी करने को भी तैयार हैं। ये अपनी पेपर मैरिज भी होती है बहुत टाइम से, पेपर मैरिज भी होती है, और एक्चुअल बीवी के साथ एक कागजी तलाक भी होती है, ताकि कौंसल से ये 2 घर ले लें और अपने ही बच्चों के नाम पर ये ज़कात लेते हैं और दूसरा घर लेकर उसे किराए पे दे देते हैं। तो ये तो एक ओवरऑल हमारी कौम की हकीकत है, मतलब असल में हमारी कौम की हकीकत, हम झूठे लोग हैं। अच्छा, लेकिन ये जो मरियम औरंगजेब के साथ हुआ है, देखें जैसी कौम होगी वही उसकी क्रीम होगी। मरियम औरंगजेब को अफ्रीका से तो आज नहीं आ गई है, मरियम औरंगजेब हमारी ही कौम की नुमाइंदगी करती है। मरियम औरंगजेब जो है, उसको जिस कैफे में जब ये बदतमीजी शुरू हुई है, तो वेटर्स ने आके कहा है कि हम पुलिस बुला देते हैं, वो 3 से 4 मिनट में पुलिस आ जाती, मसला सॉल्व हो जाता। शी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया कि मुझे पुलिस नहीं बुलानी है आपने। वो अपने मोबाइल पे बना रही थी नंबर, यानी वो इसमें थी कि और निकालो गालियां, मेरे नंबर बन रहे हैं। तो यहां तो हर तरफ ये है ना। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि जहां तक यानी मौजूदा हुकूमत, महंगाई की वजह से मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान के जो अजाब अपने गले में डाले हुए हैं,
ये इंतहाई अनपॉपुलर हो चुके हैं। और ये यानी पीडीएम की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून पार्टी के ये वैसे भी वो चेहरे हैं, नापसंदीदा चेहरे, मदकूक चेहरे मैंने कहता हूं, ये वो मदकूक चेहरे हैं जिनसे लोगों को नफरत है। अगर आप पाकिस्तान में इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेंगे, इनको वहां ज्यादा मार पड़ेगी। ये निकल के देखें जरा लोगों में। इमरान खान ने जहां 3.5 साल में उन लोगों ने नफरत को जहां पहुंचाया था, इन लोगों ने 6 महीनों में पहुंचा दिया। सही। तो हाँ जी, तो मौजूदा हुकूमत के ये जो फरिश्ते, ये जो हम देखते हैं फरिश्ते, ये जो बनते हैं, ये भी ये बेसिकली एक डंग टपाओ और टाइम पास है। देखिए आरजू, मामला ये है कि आपके इल्म में नहीं होगा, मैं चले आपको याद दिला देता हूँ ये, या बता देता हूँ। अभी भी जो पंक्चर शॉप्स होती हैं बाहर, वहां पे एक होता है आरजी पंक्चर, उसे कहते हैं कच्चा पंक्चर। वो जी। जल्दी से लगाते हैं, वो 2-3 दिन के लिए चलता है। अगर आपको बहुत जल्दी है, किसी को फौरन कहीं भागना है, तो वो कच्चा पंक्चर लगवा के निकल जाता है। एक होता है पक्का पंक्चर, उसमें देर लगती है वो लगने में, लेकिन होता वो ठोस है। ये मौजूदा ये जो हम देख रहे हैं ना तमाशा, ये सब के सब कच्चा पंक्चर हो रहा है, ये पक्का पंक्चर नहीं हो रहा। और पक्का पंक्चर का मेरा मतलब कहने का ये है कि वो लोग जो इस तमाशे के जिम्मेदार हैं, आर्किटेक्ट है, ये फिफ्थ जनरेशन वार का ड्रामा रचाया गया। मैं उस वक्त भी चीखे मारा था, ये लोग और भी कह रहे थे कि ये फिफ्थ जनरेशन वार झूठ बोल रहे हैं ये लोग। फिफ्थ जनरेशन वार झूठ है। फिफ्थ जनरेशन वार दुनिया में कहीं और डिस्कस नहीं हो रहा, महासभा पाकिस्तान के झूठ बोला जा रहा है। फिफ्थ जनरेशन के नाम पर झूठ बोल के इन्होंने एक ब्रिगेड बनाई, अवामी पैसे, सरकारी पैसे से, बगैर किसी से पूछे हुए, और इमरान खान नामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। जिन लोगों ने इमरान खान नामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फिफ्थ जनरेशन वॉर, वो सारे के सारे आर्किटेक्ट, उनके नाम आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी कौम जानती है। उनमें से किसी एक बंदे को सजा मिली? वो प्रमोट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, आजादी से दना रहे हैं, बेशर्मी से, कोई शर्म नहीं है। उनको तो खैर कोई टच कर भी नहीं सकता सर, क्या बात कर रहे हैं आप, उनको मिठाई कोई कुछ देखिए कह ही आप, नहीं सकता मिठाई उनको। देखिए, आप भाई लोग की मिठाई बात कर रहे देखिए। हैं ना, भाई लोग को कौन बोलेगा? तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ नहीं सीखा ना जी। फिर ये फिर वही से कहानी, यानी सबको माफिया, किसी को हाथ नहीं लगाना, और फिर बर्बादियों को संवारने में लग जाना है। आप नहीं बर्बादियों को देखिए, संवारेंगे, वो एक नई नस्ल आएगी, जो इन लोग इनकी जगह आएंगे, वो दोबारा आगे बढ़ जाएंगे। एक नहीं नया रास्ता पैदा आप होगा। जैसे कह रहे हैं कि मरियम मरियम औरंगजेब ठीक है वीडियो बना रही थी, वो अपने जैसे आप कह रहे हैं नंबर बना रही थी, लेकिन बदतमीजी तो बहरहाल हो रही थी ना। ये कल्चर तो बहरहाल इमरान खान ने इंट्रोड्यूस कराया है, इससे पहले तो हमने नहीं देखा। इसमें तो लेकिन कुछ शक ही साथ नहीं। साथ 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 मरियम नवाज जो है उनके, और नवाज उनके हस्बैंड जो है, दोनों के केसेस आपने सुने ही होंगे कि उनको बरी कर दिया गया है, और कहा गया कालादम बल्कि किया गया है कि 7 साल की जो सजा दी गई थी, उसको कैसे देखते हैं? बहुत देखें जी, वो जो एक बहुत बदतरीन नाइंसाफी हुई थी, सबके सामने हुई थी, जबर हुआ था। और शुक्र है कि वो सालों के बाद अगर कोई अच्छी एक्चुअली खबर आई है तो वो ये है। यानी मेरे नजदीक तो शहबाज शरीफ का हुकूमत में आकर हुकूमत को चलाना भी कोई अच्छी खबर नहीं था। अच्छी खबर ही दरअसल ये है जो कल हमने इनका देखा है। लेकिन अगेन ये आधा इंसाफ है। जिन लोगों ने ये 6 साल ये केस, जिन लोगों ने ये केस को बनाया, इसको चलाया, झूठ बोला। जरा वो जो वकील थे जिन्होंने सरकार से और नैब से फीसें ली हैं, करोड़ों रुपए की फीसें, सरकारी खजाने से अदा की गई वो फीसें, उनका फीसों का जरा हिसाब तो रखें, 6 सालों में कितने पैसे दिए गए। अच्छा, यहां जो लंदन में जो उन्होंने गुल खिलाए हैं, वो ब्रॉड शीट, वो आ गया निकल के सामने। बिल्कुल। तो ये है इनके एहतसाब की हकीकत। इन्होंने माल बनाना होता है, पैसे बनाने होते हैं, दूसरे को चोर कहते हैं, दूसरे को चोर डाकू कह के खुद ये डाके मारते हैं, वकीलों की फीसों के नाम पर, ट्रैवलिंग के नाम पर, होटलों के नाम पर, और उसके बाद जो पॉलिटिकल उसका बेनिफिट है वो अपनी मर्जी की पार्टी को दिलवाते हैं। अब ये मकाफाते अमल है कि जितनी गाली इनको इनके इस तजुर्बे ने दी है, इतनी तो कभी इन्हें यानी सकूतर ढाका के बाद नहीं पड़ी। मगर सर ये जो तरह तरह के इमरान खान के और पीटीआई के सपोर्टर्स निकल के यूके में और दूसरी कंट्रीज में जो दम मचाते हैं, जैसे अभी हम मरियम औरंगजेब की बात भी कर रहे थे, तो इनको कोई कंट्रोल नहीं करता? क्या कहा जाता है कि नहीं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या क्या कहेंगे आप? ये जो अजीब किस्म का बिहेवियर है, ये हमने इमरान खान के बाद ही देखा है, वैसे पहले हो सकता है वो, लेकिन इस लेवल का नहीं था। ये जी बेसिकली एक वो कहिए कि वो ड्रैकुला के भी डिसाइपल तो होते हैं ना, ड्रैकुला के भी कुछ आने वाले तो होते हैं।
तो ये ड्रैकुला के चाहने वाले हैं और ये एक ब्रिगेड है बनी बनाई, और वो है, उसकी आप इनकार नहीं कर सकते, वो मौजूद है यहाँ। और वो उनमें बड़े-बड़े ये तो फुट सोल्जर हैं, ये जो बाहर ये जो 50-50 पाउंड पकड़ के आते हैं गालियाँ निकालने के लिए। असल पीछे लोग और हैं, यानी बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं जो ये जो एंटी नवाज हो चुके हैं और एंटी आर्मी हो चुके हैं। अब तो खैर वो बिल्कुल ही, यानी इमरान खान की खुदा ना खास्ता पता नहीं उसे कोई रूहानी टाइप चीज समझते हैं। तो ये तो ब्रिगेड अब रहेगी, और ये जिन लोगों ने शुरू किया था ये पीस फॉर चेंज, ये जो अपना फिफ्थ जनरेशन वॉर, ये फिफ्थ जनरेशन वॉर अब ये यहाँ आएंगे यूरोप में और इनके साथी जब, तो इनको लग पता जाएगा ये फिफ्थ जनरेशन जो ब्रिगेड इन्होंने तैयार की थी, इनके साथ सड़कों पे गलियों में वो होगा आरजू कि आप मरियम औरंगजेब का सलूक भूल जाएंगी जो इनके साथ हो। यहाँ आए जरा, और मैं पीटीआई के लोगों की बात कर रहा हूँ, पीटीआई के, यानी उनका कहना ये है, जिनको इन्होंने ये की थी ना फिफ्थ जनरेशन, इनको लग पता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत हो पीडीएम की, या मतलब ठीक है, अच्छी खबरें, जमहूरियत पे यकीन रखने वालों के लिए अच्छी खबरें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि माजी की तरह अब भी अगर सजा ना दी गई उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये सारे तजुर्बे किए हैं, तो ये रेस्ट अशोर्ड कि 2 या 3 साल के बाद मुश्किल से ये एक नई लहर उठेगी, एक नया इमरान खान, मुमकिन है इस दफा कोई और तारिक जमील को ही खड़ा कर दें तालिबान के मुकाबले में, और कहें कि बस अब ये तारिक जमील को वोट दो, कौम हमारी ऐसी है, वो बिल्कुल कहेगी जी। वो तो बिल्कुल अंदाजा हो रहा है। लेकिन लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसहाक डार साहब वापस आए हैं और कहा यह जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में गए थे और उसी में वापस आ गए। क्या चेंज आप देख रहे हैं? वैसे तो खैर डॉलर रेट वगैरह डाउन गया, लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें इसहाक डार साहब का कोई हाथ नहीं है। देखिए, इसहाक डार साहब जो हैं वो आरजू, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जितने इसरार और जितनी जिद और जितना मैंने उनसे किया था कि वापस मत जाएं, मत जाएं, मत जाएं, कि उसके बाद फिर मैं, यानी कुछ, यानी मैं ही को बदतमीजी तक कर गया, सोशल मीडिया तक पे कर गया। लेकिन उनका एजिज है, उनका बहुत बड़ापन है, उनका ऐसा इंकिसार है कि उसके बावजूद उन्होंने मुझे फोन किया, बहुत शफकत से समझाया, सूरत हाल सारी समझाई कि ये वक्त आपस में लड़ाई का नहीं है और पाकिस्तान हकीकत में खतरे में है, और सारे उन्होंने बताया कि उनको भी बहुत गुस्से हैं, और यही उनका बेसिकली कहना यही है कि वो कहते हैं कि जितना गुस्सा मुझे हो सकता है, जो जो मुझ पर गुजरी है, उसके बावजूद मैं अगर पत्थर रख के दिल पे जा रहा हूँ तो मतलब है। बहरहाल लेकिन वो चले गए, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जान सलामती दोनों को खतरे में डाला है। जहां तक रही बात इकोनॉमी की, तो इसहाक डार बहरहाल कोई जादूगर तो नहीं है, उन्हें उन्हीं हालात में काम करना है। इससे बेहतर आदमी इस वक्त चूंकि हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए जाहिर है कि वो, हम, हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। लेकिन किसी मौजज़े की तवक्को आरजू रखना खाम ख्याली होगी, क्योंकि मैंने आपसे गुजारिश की, जब यूरोप और यहाँ पे ऐसी तैसी फिरी पड़ी है, तो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अभी तक, सच्ची बात है कि यानी वहाँ के जो रहने वाले हैं वो एक दूसरे से अजनबी हैं, यानी बलोच अभी तक हमारे लिए अजनबी हैं, पख्तून भी हमारे लिए अजनबी हैं, सिंधी भी अजनबी हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। वो उस तरह का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ये सलाब में अभी वो नजर आता। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि दुनिया भर में जाने के बिल्स की, तो अभी वहां तो राशन 3 से पौने 3.5 करोड़ लोग हैं, जो बहुत अभी तो वो हैं सदमे में और गम में और शौक में। ये बदलेगा गुस्से में, और जब ये गुस्से में बदलेगा तो इतना बड़ा उबाल उठ सकता है तो शायद सबके किसी किसी की भी कंट्रोल से बाहर हो जाए। लेकिन आप देखिए, कमाल है कि किसी की तवज्जो उस तरफ नहीं है। आप देखिए, बलूचिस्तान में हमले मुस्तकिल जारी, मुस्तकिल जारी, नहीं रुक रहे, नहीं रुक रहे। अभी एक और हेलीकॉप्टर हमारा चला गया, उसके बाद फायरिंग मुस्तकिल हो रही है, ज़ेरे बहस। केपी के साइड पे, अफगानिस्तान साइड बॉर्डर के तरफ भी अटैक्स हो रहे हैं मुसलसल टीटीपी के, और कुछ ज़ेरे बहस ही, यानी ये मौजूद ज़ेरे बहस ही नहीं है। हमारी अदालतें, वो बेसिकली सियासत हो रही है वहां, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत हो रही है, सियासत कर रहे हैं वो लोग। तो बाकी जो है वो चले जा रहा है, मतलब है कि आगे ना कोई समत का पता है, ना कोई राह का पता है, ना किसी को। अब स्टेबिलिटी कहाँ, जब स्टेबिलिटी नहीं है तो ये कौन सी इकोनॉमी का वहां इसहाक डार क्या कर लेगा? तो इसहाक डार उतना ही कर सकते हैं जो जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी
और पाकिस्तान की इकोनॉमी जितना करने की उनको इजाजत देगी वही करेंगे वो। ज़ाहिर सी बात है। लेकिन साथ-साथ यही मैं लास्ट में कहूँगी कि हम ना जाने इस मुसीबत में से कब निकलेंगे, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जो हमारे दोस्त भी बहुत से इंडियन दोस्त भी बात करते हैं और पाकिस्तानी भी, कहते हैं कि जब भी यूनाइटेड नेशन में या दुनिया की किसी भी जगह पे जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, तो हिंदुस्तान के जो जाते हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर, वो ये बताते हैं कि भारत दुनिया के लिए क्या कर सकता है, और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए क्या कर सकती है। मतलब एक बिल्कुल ही उल्टी कहानी होती है। ज़ाहिर है बुरा लगता है हमें देखिए सुनकर, आरज़ू लेकिन मैं ये कि आपको ये बताऊँ, हकीकत है। पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो एक बूढ़े 70 साल का पाकिस्तान ये नहीं है। ये 72 साल 70 साल का बाबा पाकिस्तान नहीं है। ये मौजूदा ये इमरान खान के 70 साल और ये जो ख्वाजा आसिफ और इस तरह के जो लोग हैं, ये एक शाह महमूद कुरैशी की नस्ल के लोग, इन्होंने उस मुल्क को बर्बाद किया, इन्होंने उस मुल्क को खंडर बनाया, इन्होंने उस मुल्क को तोड़ा, इन्होंने आमरों की पूजा की। ये एक यानी बदतरीन कारकर्दगी इस नस्ल की है, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इनका आखिरी कब्जा है, पाकिस्तान पे इनका आखिरी कब्जा है। इनके आगे अब कब्रें जल्दी आ रही हैं और ये वहां जाएंगे, कब्रों में और अस्पतालों में जाएंगे, हमारी जान छूटेगी। पाकिस्तान मरियम नवाज का पाकिस्तान है, ये जवान पाकिस्तान है। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान है, ये जवान पाकिस्तान है। आज बिलावल भुट्टो यूनाइटेड नेशंस में जाता है तो पाकिस्तान का मतलब इमेज आप देखें, बिल्डिंग होती है, एक चेहरा, खूबसूरत आदमी, जवान आदमी, उसको भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, उसको दुनिया से कोई दुश्मनी नहीं है। वो पूरी दुनिया से ट्रेड की बात करता है, वो भारत से दोस्ती की बात करता है। मरियम नवाज को आप देखिए, उसे कोई दुश्मनी भारत से नहीं है, उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो ट्रेड की बात करेगी, कारोबार की बात करेगी, दुनिया में अपने कंट्रीब्यूशन की बात करेगी, आइन की बालादस्ती की बात करेगी, खुशहाली की बात करेगी। तो ये जवान पाकिस्तान है जिससे हमारी उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह ताला ये बाबे बहुत जल्द हमें रिटायर भी होंगे, कब्रों में जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे, और ये जवान क़यादत जब आके संभालेगी इंशाल्लाह ताला, और ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जब आके 40 साल से कम उम्र, 45 साल के ये जो एज ग्रुप आएगा और इंशाल्लाह आएगा, तो फिर आप देखेंगे कि हमारा हमारा जो है वो मतलब कहने का ये कि ठीक होगा। लेकिन इसमें एक बस जो फिक्र है वो ये है कि पाकिस्तान के जवानों के साथ कहीं वो ना हो जो यहाँ प्रिंस चार्ल्स के साथ हुई है, को 73 साल का हो के उसे बादशाहत मिली है, क्राउन, क्या वो क्या करेगा उसका। नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे खैर थोड़े से आपसे यहाँ जो है इख्तिलाफ करूंगी। जी जी वो ये बिस्मिल्लाह। कि मुझे बिलावल की आपने बात की तो मुझे उनसे काफी मायूसी हुई जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास के लिए वो गए हैं मीटिंग के लिए, और वहां पे जाके उन्होंने फिर वही पुराना राग अलापा कि जी भारत में ये होता है, भारत में वो होता है, वो कश्मीर में ये बिलावल होता भुट्टो है। नहीं कह रहा वो था। वो एक ही वही कैसेट लगी हुई थी उनके अंदर, या सीडी लगी हुई थी जो हर प्राइम मिनिस्टर में लगी होती है, और कौन लगाता है वो हमें पता है। जी जी, वो तो बोल ही नहीं रहा था बिलावल भुट्टो। जाहिर है कि अभी वो वजीर खारजा बना है एक कौमी हुकूमत का, एक इत्तेहादी हम्म। हुकूमत का। अभी तो उसका बिस्मिल्लाह है ना जी। जब वो दिन आएगा जब ये फैसले वो सिर्फ पढ़ेगा नहीं, अभी तो वो लिखे हुए फैसले पढ़ रहा है ना। हम्म। जब वो फैसले करेगा खुद, जब वो खुद फैसले करने की पोजीशन में आएगा, हालत हमारी तब से बदलना शुरू होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये कच्चे पंक्चरों का टाइम चला गया। और लेकिन मुसीबत ये है कि जो मौजूदा सीनियर पीडीएम की जैसे क्यादत है, मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी है, मौलाना फजलुर रहमान है, शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके बस की बात नहीं है भाई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना। ये हारे हुए लोग हैं, ये चपरासी हैं, ये बेचारे, इनके बस, ये जवान आदमी लड़। देखिए नवाज शरीफ ने जब ये कहा था ना कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, नवाज शरीफ उस वक्त एक जवान आदमी था। मेरी बात आप समझ रही हैं? हम्म। जब जी परवेज जी। मुशर्रफ को उसने सैक किया था और उससे पहले जहांगीर करामत को सैक किया था, ही वाज स्टिल अ यंग मैन। हम्म। तो आदमी जब एक खास उसमें चला जाता है ना, उसके बाद फिर उसको जरा मौत से भी डर लगता है, जेल से भी डर लगता है। नवाज शरीफ तो फिर बड़ा हौसले वाला आदमी है, 2018 में वापस आ गया था, और कोई आके दिखाए। परवेज मुशर्रफ आ सका? वैसे ज्यादा बहादुर मैं अपनी तरफ से अगर मैं सोचूं तो मुझे जरदारी साहब लगते हैं। कभी गए ये बहादुर नहीं, आदमी इधर ही है। टिके रहे, जमे रहे, चाहे उन लोगों ने जाने दी हो पीपल्स पार्टी ने या कुछ भी हुआ हो बेनजीर भुट्टो के साथ, भुट्टो साहब को लटका दिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी के लीडर्स को मैंने मुल्क छोड़ के जाते हुए नहीं देखा। नहीं, मैं हो जरदारी साहब सकता है। चले गए थे ईंट से ईंट बजाने के बाद, जब इन्होंने बयान दिया था तो चले गए थे।
और अच्छा। दूसरी बात, हाँ, चले गए थे। ज़रदारी साहब की लेकिन बहादुरी की मैं मिसाल दे देता हूँ कि जब वो सदर थे जिस ज़माने में, तो हामिद मीर को बुलाकर उन्होंने अपने बेडरूम में दिखाया था कि इतना असला पड़ा हुआ था वहाँ, यानी बंदूकें पड़ी हुई थी, कि हामिद मीर कहता है कि सर्दी में मुझे पसीना आ गया। तो ज़रदारी इस लिहाज से ज़रूर था कि अगर ये रात को मुझे पकड़ने आएँगे या वारसला लगाने आएँगे तो मैं मारूँगा। यानी हुँ। वो मरने मारने के लिए ज़रदारी तैयार था। लेकिन उसकी लिमिट ये थी कि मैं रात को मेरे बेडरूम में ना आना वरना मार दूँगा। बाकी तो वो बेचारा चुप ही रहा आसिफ ज़रदारी। अच्छा, शुजा पाशा रिकॉर्ड पे है, कियानी रिकॉर्ड पर है कि ये दोनों जब जाते थे, मतलब देखे ना उसामा बिन लादेन का कितना बड़ा एक इनके दौर में हुआ ना, उसामा बिन लादेन वाला हुँ। एबटाबाद ऑपरेशन। जी, जी। उसके बाद वो उस वक़्त के जो डीजी आईएसआई और जो चीफ आर्मी स्टाफ थे वो पब्लिक रिकॉर्ड पे हैं कि हम आसिफ ज़रदारी बोलते रहते थे और हम चुप रहते थे। यानी कुछ कहते ही नहीं थे, उनको एतमाद में लेते ही नहीं हुँ। थे, उनको ब्रीफ ही नहीं करते थे। यानी यहाँ तो एक ये है। एक और चीज़ और सर मैं आइए, लास्ट में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। अभी इमरान खान ने रिसेंटली माफ़ी माँग ली। वो जो कुछ उन्होंने बदतमीज़ी की थी जज साहिबा के साथ, उन्होंने कहा जी, लेकिन एक चीज़ उसमें सब कह रहे हैं कि ये रात के वक़्त या इंडोर में, रात तो नहीं कहना चाहिए, अंदर जहाँ पे जाके माफ़ी माँगने का वो एक वीडियो आई है खान साहब की, कि बता देना कि मैं माफ़ी माँगने आया था। तो वहाँ पे ग्लासेस अब क्यों तो ये लगाए हुए इंडोर में? अभी क्या ये वही कुछ तो नहीं हुआ जो उनकी वोटिंग से पहले हुआ था और वो ग्लासेस लगा के घूम रहे थे? अभी तो जी ये माफिया मांगेगा और मांगेगा, बल्कि मुझे तो ये तमाशा और गंदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान भी देखें, बात ये है कि गंदा तो बहुत होगा, मार भी इसका पड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन इमरान खान भी इसको याद रखिएगा आरजू, कि इमरान खान पे सख्त वक्त आएगा और इमरान हुँ। खान जेल भी जाएगा। जेल मुमकिन है चला, मतलब ये सख्ती, लेकिन इस पे सख्ती एक हद से ज्यादा बढ़ेगी ना जब, तो आप इस तमाशे में देखेंगी कि ये जो आग लगा, ये जो ऑडियो लीक्स है, इमरान खान भी कुछ फिर चीजें जारी करेगा, हुँ। तो ये गलाजत और बढ़ेगी, कीचड़ और हुँ। उछलेगा। बिल्कुल। और लेकिन इन लोगों को उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मुझे लगता है कि इतने ढीठ हो चुके हैं कि अब ऑडियो लीक आए, कोशिश कुछ हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। 2 दिन बाद फिर वही हरकतें हो रही होती हैं। वो बहुत शुक्रिया सर मैं कि एक आपने आखिरी बात ज़रूर जी, आरज़ू आपसे जी, इकरार जी। करूँगा कि मैंने अपने एक दोस्त से बहुत दुःख से ये बात की, जिन्होंने मुझे सलाब के बारे में ये बताया था। और मैंने उनसे ये सवाल पूछा, उनकी तारीख़ पे बड़ी गहरी नज़र है कि क्या लोग उठ के फाइनली क्या आज़ादी हासिल कर लेंगे, हुँ। ज़ालिमों से, अशराफिया से? तो उनका जवाब था कि आप बंगाल से शुरू कर दीजिए और हमारे खित्ते तक आ जाइए, पिछली सदियाँ उठा के देख लें, ये लोग कभी उठे? ये हुँ। कहर से मरे नहीं उठे, ये जंगों से मरे, इन्होंने कभी पलट के पूछा नहीं कि ये जंग मुसल्लत क्यों की गई थी? हुँ। ये बादशाहों ने इनको आके मारा, ये मरते ही रहे हैं बस। हुँ। अंग्रेज़ ने आके इनको मारा, ये मरते ही रहे हैं। तो कमें भी तो होती है ना कुछ, अपने यहाँ वो डीएनए नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले से नहीं है, क्योंकि वो एक मूवी मैंने देखी थी, आई डोंट नो आप मूवीज़ कितनी देखते हैं, लेकिन ख़ैर मैं नई पुरानी सारी देखती हूँ। तो एक फ़िल्म थी, वो देखिएगा कभी टाइम मिले तो, शतरंज के खिलाड़ी। उसमें यही माहौल बताया था कि वहाँ पे जो कुछ हंगामा हो रहा है, वो उनकी शतरंज जो थी वो हुक्मरानों की वो खत्म नहीं हो रही थी, उनके खेल जो थे वो उसी तरह से चल रहे थे। तो यहाँ पे मुझे कुछ उसी तरह का माहौल लगता है। बहुत जी, शुक्रिया सर। थैंक यू आपकी सो मच कि बिल्कुल आज आपने जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।